Assalamu alaikum students. Open your SST book, chapter number 24, 109. Chapter 23 is skipped. So we study the chapter 24, the East India Company. ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ब्रिटिशर्स यानी इंग्लिश पीपल्स की थी। क्वीन एलिज़ाबेथ ने जब उन्हें ग्रांट किया कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी जाके सेटल डाउन, जब उन्हें मुग़ल एम्परर ने अलाउ किया कि वो यहाँ पे आके अपनी कंपनी बना सकते हैं फॉर द ट्रेड तिजारत के लिए, तो वो सूरत के मुकाम पे 1612 में जब वो यहाँ आए तो उन्होंने अपनी कंपनी बनाई। क्योंकि यहाँ पे डच की भी कंपनी थी, डच यानी नीदरलैंड के लोगों की भी कंपनीज थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी। उन कंपनीज कह लें, उन्हें फैक्ट्रीज कह लें या वो स्टेशन बोलते थे, वो इसलिए थे कि वो यहाँ पे बनाते यहाँ, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा था, लेकिन उन रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट कैसे बनाना है ये सिस्टम उन्हें नहीं पता था, क्योंकि हमारे इंडस्ट्रियल सिस्टम तो था ही नहीं सब कॉन्टिनेंट में। तो ये जो कंपनीज थी ये यहाँ से रॉ मटेरियल परचेज़ करती बहुत ही लेस यानी बहुत ही चीप यानी बहुत ही कम कीमत पे, और अपने कंट्रीज ले जाके वहाँ पे प्रोडक्ट बना के जो है वो पूरी दुनिया में सेल करते। ब्रिटिशर्स जो ट्रेडर्स के तौर पे आए थे, पहले तो उन्होंने फ्रेंच के साथ फाइट की, क्योंकि इन 1741 द फ्रेंचमैन डुप्लेक्स बिकेम गवर्नर ऑफ द फ्रेंच स्टेशन पौंडीचर। ही ट्रेन आर्मी ऑफ इंडियन सोल्जर इन यूरोपियन वे ऑफ फाइटिंग and equipped them with the most modern guns and cannons of the time. अच्छा, अब उसमें ये हुआ कि 1600 का एरा तो हो गया तजारत में, लेकिन जब 1700 का एरा स्टार्ट हुआ तो सेंचुरी स्टार्ट हुई, तो ब्रिटिशर्स जो हैं उनकी ग्रीड जो है वो इंक्रीज़ हुई, क्योंकि देखिए यहाँ उन्हें रॉ मटेरियल बहुत कम दामों में मिल रहा है, लेकिन प्रोडक्ट वो है जो है वो बहुत एक्सपेंसिव सेल कर रहे हैं और वो पूरी दुनिया में सेल कर रहे हैं। तो वहाँ पे तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, वो तो बहुत सक्सेसफुल हो रहे थे। तो फिर ब्रिटिशर्स ने ग्रेजुअली दे वांट कि फ्रेंच यहाँ से चले जाएं और हम जो है यहाँ की इम्पॉर्टेंट स्टेट्स में अपने स्टेशंस बनाएं। देन इन 1748 में अच्छा ब्रिटिशर्स ने जो है वो पूरी जो सब कॉन्टिनेंट की डिनेस्टी थी, सल्तनत थी, किंगडम थी, उसका हेड तो मुगल्स एम्परर ही थे, लेकिन जो स्टेट्स के हेड्स होते थे वो डिफरेंट लोग थे। तो इन 1748 में दो इम्पॉर्टेंट स्टेट जो थी कर्नाटका और हैदराबाद, इनके रूलर्स जो थे वो डाइट हो गए। टू राइवल्स appeared for each other thrones. In Karnataka, Chanda Sahib, the prince supported by the French, won and was ruler. मतलब जो चंदा साहिब थे उनको कर्नाटका में फ्रेंच जो है वो कर रहे थे, हैदराबाद में जो थे उनको ब्रिटिशर्स कर रहे थे। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के अंडर एक आर्मी जो है वो भेजी आरकोट को कैप्चर करने के लिए। वो थी कर्नाटका का कैपिटल। आरकोट किसका कैपिटल था? कर्नाटका का, ठीक है, जो उसके हेड चंदा साहब थे। व्हेन चंदा साहब डाइड, मोहम्मद अली उनके प्रिंस जो थे वो उनको उन्होंने ब्रिटिशर वॉज मेड द रूलर। तो मोहम्मद अली चंदा साहिब के आगे मोहम्मद अली जो प्रिंस बने उनको ब्रिटिशर सपोर्ट कर रहे थे, तो कर्नाटका में ब्रिटिशर्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया। Then Hyderabad. In Hyderabad, the French put their prince Salabat Jung on the throne, but the British and French government in Europe said that their company armies must not fight one another. तो वो कह रहे थे कि एक दूसरे के साथ हम लड़े नहीं, लेकिन जो वहाँ की जो स्टेट्स के प्रिंस थे जो हेड ऑफ द स्टेट बन रहे थे उन्हें ये फील हुआ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रिलेशन मुग़ल्स के साथ थे वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे।
सो इस तरह फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आहिस्ता आहिस्ता पीछे होती गई और ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जो है वो जगह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती रही. फ्रांस विल स्टिल स्ट्रॉन्ग इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया मीन्स बंगाल, यानी इंडिया में, प्रेजेंट इंडिया में जो बंगाल है और बांग्लादेश है, इन दोनों को मिला के एक बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट स्टेट जो है वो थी बंगाल की. The British had a trading station at Fort William, यानी कोलकाता में उनका एक स्टेशन था, लेकिन उन्होंने उसकी जो बिल्डिंग थी या बिल्ट उसको किया था, या जो एरिया उनको दिया गया था उससे ऑर्डर के अंगेंस्ट उन्होंने ज़्यादा वो बनाया हुआ था. तो बंगाल के जो यंग रूलर थे सिराजुद्दौला, ही वॉज मुस्लिम, तो उन्होंने जो है उन्होंने उनको रिफ्यूज़ कर दिया और उन्होंने जो है 1756 में कोलकाता पे उस स्टेशन को अटैक किया, उनको कैप्चर्ड किया उस सिटी को, और उन्होंने वहाँ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म की. बट सून आफ्टरवर्ड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी अंडर रॉबर्ट क्लाइव, जो स्पेशली इंग्लैंड से भेजे थे इधर सब कॉन्टिनेंट में, उन्होंने ना सिर्फ उस फोर्ट विलियम यानी कोलकाता में जो ब्रिटिश स्टेशन था उसको रिकैप्चर किया, यानी दोबारा हासिल किया, और वहाँ पे चंदर नगर के एरिया में जो फ्रेंच स्टेशन था उसको सीज भी किया. क्लाइव नाउ वांटेड टू स्टॉप ऑल फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन द एरिया. अब उन्होंने खुल के उन्होंने कहा कि अब वो जितना भी बंगाल में फ्रेंच इन्फ्लुएंस है हम उसको ख़त्म करेंगे. लेकिन सिराजुद्दौला जो हेड ऑफ द स्टेट थे, उनका जो सपोर्ट फ्रेंच के साथ था और फ्रेंच का सपोर्ट सिराजुद्दौला के साथ था. देन ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उन्होंने सिराजुद्दौला के जो चीफ जनरल थे मीर जाफ़र, उनके साथ क्लाइव द सीक्रेट टच में थे, और उन्होंने फिर द बैटल ऑफ प्लासी, द वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट. इन दिस बैटल में डिज़ास्टर ये हुआ कि सिराजुद्दौला की ट्रूप्स जब ब्रिटिश ट्रूप्स के बिल्कुल कन्फ्रंट हुई, तो मीर जाफ़र ने अपने साथ जो सिपाही थे उनको एक तो बैक ऑफ कर दिया, उन्होंने उस बैक ऑफ कर दिया, और उनके जो गन्स थे, जो सिराज की आर्मी थी उसके गन्स को में उनको गीला कर दिया जिससे वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई. और जब जंग आमने सामने हुई तो सिराजुद्दौला को कत्ल कर दिया गया, और इस तरह बैटल ऑफ प्लासी 1757 ब्रिटिशर्स ने जीत ली. Clive was made a governor and returned to Britain for 4 years later a very rich man, क्योंकि उसके बदले उसने मीर जाफ़र से बहुत ज़्यादा रुपीस हासिल किए. अब बैटल ऑफ प्लासी 1757 जब हुई, सिराजुद्दौला को कत्ल कर दिया गया, और इतने ज़्यादा अमाउंट मीर जाफ़र को बंगाल के उससे देने पड़े. तो उसके बाद फिर क्या हुआ, द प्लंडर ऑफ बंगाल, यानी बंगाल में लूट मार शुरू हुई. द ईस्ट इंडिया कंपनी नाउ प्लंडर बंगाल, क्योंकि उस वक्त रॉबर्ट क्लाइव का वो था 4 ईयर रॉबर्ट क्लाइव वहीं बंगाल में रहे. बेशक हेड ऑफ द स्टेट जो थे वो मीर जाफ़र थे, लेकिन हर चीज़ रॉबर्ट क्लाइव के ही अंडर होती. उन्होंने एक तो टैक्सेस बहुत ज़्यादा इम्पोज कर दिए, और ऊपर से सेकंड थिंग, जो लोग अमीर लोगों से उनके कामों के लिए उन्होंने ब्राइब हासिल की. मीर जाफ़र को उन्होंने बाउंड कर दिया कि आपने एनुअली इतनी जो रकम है वो आपने उस ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी है. तो जिसकी वजह से मीर जाफ़र की इस फैन की वजह से फिर इतने बुरे हालात हुए कि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा रेस कर गई, और 10,000 पीपल स्टार्विंग ऑफ डेथ, बहुत वर्स कंडीशंस हो गई. Then Mir Jafar was driven out and his son-in-law Mir Qasim was put on the throne. But Mir Qasim was strong man, और उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इस बात को नहीं मानते, बस बहुत हो गया इस तरह, तो हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा. तो लेकिन फिर जब उन ईस्ट कंपनी आर्मीज़ ने देखा कि ये अब हमारा साथ नहीं दे रहा, तो उन्होंने मीर कासिम को हटा के दोबारा मीर जाफ़र
पे जो है उनको स्टेट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट बना दिया। तो फिर मीर जो कासिम थे वो मुग़ल एम्पर शाह आलम टू के पास गए और नवाब ऑफ अब्दा के पास गए। उन लोगों ने एक जंग लड़ी 1764 में, बैटल ऑफ बक्सार। दे लॉस्ट। शाह आलम टू जो है उनको सरेंडर कर उन्होंने कर दिया और उन्हें सिर्फ दिल्ली सल्तनत तक उन्होंने कहा कि वो अपने दिल्ली से बाहर उनकी कोई सल्तनत नहीं, और उनको एक ख़ास 26 लाख रुपीस ईयर मिला करेंगे। तो इस तरह शाह आलम टू जो उस टाइम के मुग़ल एम्परर थे वो वापस अपनी उसमें दिल्ली सल्तनत में चले गए। और things became so bad that in 1765 the East India Company sent Clive back to India again to stop the corruption, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने करप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। Warren Hastings in 1769 the company almost bankrupt, desperate sent Warren Hastings को भेजा कि हालात को बेहतर किया जाए। 1772 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो बने। उन्होंने बहुत कोशिशें की लेकिन हालात बहुत बुरे हो गए, तो 785 में उन्हें वापस इंग्लैंड भेज दिया गया। फिर a very important thing, a very important act was passed by the parliament in London under the prime minister William Pitts in 1785, और वो एक्ट ये था पिट्स इंडियन एक्ट 1785। पिट्स इंडियन एक्ट 1785, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज टू बी फॉर ट्रेडिंग ओनली। ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ट्रेड करेगी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड बी द हैंड्स ऑफ काउंसिल ऑफ 6 men इन लंडन विद अ सीनियर मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इन चार्ज। तो मतलब नो ब्राइबरी, और मतलब उन्होंने फिर डायरेक्ट जो अब इंडिया में जो कुछ होगा वो गवर्नमेंट के अंडर होगा, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो जिन्होंने ब्राइब को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी थी और बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट किए थे वो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए होगी। वैरन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव ने इस वाज द प्लंडर्ड, उसने बंगाल को बहुत बुरी तरह लूट मारा, लेकिन वैरन हेस्टिंग जो है वो रिफॉर्म्स लेके आए ताकि बंगाल के हालात को बेहतर किया जाए, लेकिन वो इस चीज़ पे नाकाम रहे। दिस इज़ द चैप्टर हाउ द ब्रिटिशर came as the trader and became the ruler of the subcontinent. Okay, now come to the blanks. Okay, first line, the first charter of East India Company was granted to the English merchants in dash, to be precise, by Queen Elizabeth. This is the first line. 2 lines down, in dash an English captain Best landed at dash and the Mughal ruler granted them permission for trade. There is the end of the blank number 2 and the next line started the blank number 3. Sir Thomas Roe followed in 1615 as the ambassador of dash to the Mughal court. Done. Now come to the second paragraph, second line, blank number 4. The Dutch drove the dash out of most India except Goa, but later moved most of their trading station to dash. Done. Underline these lines. Now come to the paragraph. This paragraph, blank number 5. In 1741, the Frenchman dash became governor of the French station at dash. Done. Come to the last paragraph. In 1748, when the ruler of the state of dash and dash both died, though two rivals appeared for each of the thrones. This is the blank number 6. The blank number 7 started from there. Third line to the this. In Karnataka, Chanda Sahib, the prince supported by the dash won and was made ruler. French. Now turn the page 109. Okay. First line they है यहाँ पे Britishers sent their army under dash and captured dash capital of the Karnataka. Done. This is the blank number 8. Now come to the blank number 9. Second line. When Chanda Sahib died, Muhammad Ali, a prince supported by the British, was made the ruler. Okay. Blank number 10.
In Hyderabad, the French put their prince dash on the throne. Done. ठीक है, ये 10 यहाँ तक होगी. Now come to the second paragraph, first line. France was still strong in the northeastern India dash Bengal. Done. This is 11 blanks. Okay. Underline whole paragraph from second line to the last line. The Battle of Plassey. Underline the whole paragraph. Okay. Now come to the plunder of Bengal, blank number 12. The East India Company now plundered Bengal, imposing heavy taxes and forcing rich people to pay huge dash. Come to the blank number 13, page 101111. First line, Mir Jafar was driven out and his son-in-law dash was put on the throne. Done. This is the blank number 13. Okay. Warren Hastings, blank number 14. In dash, the company almost bankrupt and desperate sent out dash, a man who had spent many years working them in India and who spoke Urdu, Persian and Bengal. This is your 14th blank. The 16th blank. In 1772, he was imported dash of Bengal. ही की जगह आपने Warren Hastings write down करना है. These are the 5 blanks. You must write on the copy. Underline all the important lines. Now come to the copy work. Okay ji. History section, chapter 24, the East India Company. Question number 1. How did the French and British plan to take control of Indian trade? Question number 2. How did Robert Clive and Warren Hastings strengthen the company? This is the Robert Clive and here is the Warren Hastings. Question number 3. What was the role of Mir Jafar in the Battle of Plassey? Question number 4. What was the effect of the British victory in Bengal? Question number 5. Why was Pitt's Indian Act important for the Indians and the British? Question number 6. Why Warren Hastings called the founder of British India? Okay, these are the 6 questions and 15 blanks you must write on the copy. एंड और भी अगर कोई आपको इम्पॉर्टेंट ब्लैंक्स उसमें मिलती हैं तो आप वो भी मार्क करके कॉपी पे राइट डाउन कर सकते हैं. थॉरो रीडिंग और इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ की फैक्टर फॉर योर चैप्टर. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.